हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? गाइस मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और आज हम कुछ बहुत ही अमेजिंग सीखने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप हमारे साथ बने हो तो लास्ट वीडियो में जो हमारा 11th वीडियो था उसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। 10th 11th वीडियो वाज रियली रियली अमेजिंग। इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स, फिर कमोडिटी लिंक्ड डिबेंचर्स हमने सीखा, असेट बैक सिक्योरिटीज हमने सीखा, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज हमने सीखा। वी लर्न अबाउट रीट्स, इनवेट्स, राइट, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी और बहुत ही लेमन टर्म्स में हमने सीखा था। सो गाइज, वी वेलकम ऑल ऑफ यू। हम NISM रिसर्च एनालिस्ट की सीरीज में चल रहे हैं और आज आप आ चुके हैं 12th वीडियो में। आज हम पेज नंबर 32 पे जो कमोडिटीज़ वाला पार्ट है उससे हम कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, ये देखिए, मैं बता रहा था लास्ट वीडियो हमने रीट्स और इनविट्स को कवर अप किया था और चलिए अब हम आ चुके हैं कमोडिटीज़ में। और हाँ गाइस, लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप लैग कर रहा था। सो आज मैंने इसमें चार्जिंग वगैरह एकदम फुल रखा कि कोई भी डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम ना आए और हम बहुत अच्छे तरीके से आज अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कमोडिटीज़ क्या होता है गाइस? यहाँ पे उस हम एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है, हम उसको बहुत लेमन टर्म्स में समझेंगे। तो चलो रीडिंग करना शुरू करते हैं। Commodities are basic materials or goods that are largely homogeneous in nature. Homogeneous का मतलब होता है वो सेम होती है दिखने में, ठीक है। These goods are interchangeable with other goods of the same type, ठीक है। मतलब चलो, आ गया भाई इसकी बारी, इसकी चैट जीपीटी की। आओ यहाँ पे पेस्ट करो, प्रॉम्प्ट डालो, एक्सप्लेन इन लेमैन लैंग्वेज विथ एग्जाम्पल। चलिए, इसको कर लेने दीजिए इसका काम। तब तक गाइस मैं आपको बताता हूँ कमोडिटीज़ में क्या होता है। गाइस, कमोडिटी का मतलब क्या होता है ना, कोई भी ऐसा प्रीशियस मेटल हो गया, राइट, या कोई भी चीज़ हो गई जिसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे गाइस, गोल्ड सिल्वर ये मेटल्स हैं, इसको भी हम एज अ कमोडिटी देखते हैं। फिर इनफैक्ट जो खाना लाइक जो दाल चावल होता है ये भी कमोडिटी कंसिडर की जाती है। क्रूड ऑयल भी कमोडिटी है, राइट। तो आज हम यही कमोडिटीज़ के बारे में जानने वाले हैं। इनके प्राइजेस भी ऊपर नीचे होते हैं, ये भी कमोडिटीज़ भी ट्रेड होती है गाइस। तो वही अब हम समझने वाले हैं। तो चलो, चैट जीपीटी ने अपना काम कर दिया, हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। Commodities are raw material or basic goods that are essentially the same or no matter who produces them. ओके, वो सेम होते हैं, यानी गाइस इंडिया में जो सोना है वो भी सोना ही रहेगा, राइट। जो यूएस में है वो भी सेम ही रहेगा, तो वो सेम है। और अगर सपोज क्रूड ऑयल है, वो इंडिया में क्रूड ऑयल निकल रहा हो या सऊदी में क्रूड ऑयल निकल रहा हो, सेम ही रहेगा। तो बेसिकली ये कहना ये चाहते हैं कि ये रॉ मटेरियल होते हैं या बेसिक गुड्स होते हैं जो कि दिखने में सेम होते हैं कहीं पे भी वो प्रोड्यूस हो। Since they do not have significant differences in quality or characteristics, they can be easily exchanged for one another. जैसे कि उनकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट, तो वो इजीली एक्सचेंज किए जा सकते हैं। अभी जैसे कि सपोज मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ इंडिया में, मैं उसको यूएस में जा कर के भी बेच सकता हूँ, बिकॉज वहाँ पे भी गोल्ड तो वही है, वहाँ के लोग भी वही गोल्ड खरीदेंगे, राइट। मैं मुंबई में गोल्ड खरीद रहा हूँ, मैं उसे अपने गांव जा कर के बेच सकता हूँ, तो चीज़ तो वही रहेगी। इंडिया में जो गोल्ड है वही पूरी दुनिया में गोल्ड है, राइट। जो पूरी दुनिया में सिल्वर है वो इंडिया में भी सिल्वर है। तो ऐसा तो आइडेंटिकल है वो, राइट, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, होमोजीनियस है। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। थिंक ऑफ शुगर, अरे भाई शक्कर, क्या बात है, मीठा मीठा मज़ा आ गया। So, whether it comes from India, Brazil, or Thailand, okay, sugar is pretty much the same in taste and use, right? शक्कर तो शक्कर है यार, बराबर। So, a buyer wouldn't care much about where it from as long as it meets standard quality. Simple, guys, clear. Other example include gold, right? Gold from one seller is as good as gold from another as long as it is pure. गोल्ड तो गोल्ड है, मैं वर्धमान ज्वेलर से खरीदूँ या अलंकार ज्वेलर से खरीदूँ, राइट। तो अनलेस अनटिल गोल्ड प्योर दे रहा है मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो गोल्ड चाहिए। Similarly, crude oil, whether it's extracted in the Middle East or the US, crude oil is a commodity because it serves the same purpose. This interchangeability makes commodity transferable in global market without focusing on the producer's identity. Great, very nice. Thus, a bar of gold is commodity, while a jewelry made of gold is not a commodity. Okay, this is because an investor would be indifferent to different bars of gold as long as their quality and quantity remain same.
However, in case of jewels, the buyers may prefer one design over another even though their weight and quality may be same. तो गाइस चलो सिंपली ये कह रहे हैं कि जो गोल्ड का बार है जिसको हम बुलियन कहते हैं, गोल्ड बुलियन, वो कमोडिटी है, बट गोल्ड की ज्वेलरी कमोडिटी नहीं है, राइट। चलो ये भी अभी मैं और एक्सप्लेन करता हूँ लेमन लैंग्वेज में। एक्सप्लेन इन लेमैन लैंग्वेज विथ एग्जाम्पल। तो चलिए इसको हो जाने दीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ क्या ये लोग कहना चाह रहे हैं। गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो कमोडिटी नहीं है, और बट जो गोल्ड के बुलियन है वो कमोडिटी है। चलो लेट्स सी क्या है ये। A bar of gold is a commodity because it's just raw gold in its pure form, right? It doesn't matter who made the bar or where it came from. As long as it is pure and the weight is the same, one bar is just like another. Simple, great. People treat gold bars because on their values as raw gold, not for any unique features, right? बिकॉज अगर यूनिक फीचर है तो डेफिनेटली, अगर सपोज कोई गोल्ड का बुलियन है, उसके आगे मैं गोल्ड का नेकलेस रखूँगा, तो डेफिनेटली उसमें डिफरेंस आ जाएगा बिकॉज वो डिज़ाइन है, फिर उसके वेट में डिफरेंस होगा, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। So on another hand, gold jewelry is not a commodity because it's more than just raw gold. Jewelry has added value due to its design, craftsmanship, and brand. Even if two pieces of jewelry have the same gold content, people might choose one over the another because of its style or appearance. बेसिकली गाइस कमोडिटी वो होता है जिसमें ना लोग फ़र्क नहीं करते कि वो कहाँ से आ रहा है, राइट। सो अनलेस एंड अनटिल उसकी क्वांटिटी अच्छी है, जिस पर्पस के लिए अच्छी है, इफ़ इट इज़ सॉल्विंग दैट, तो हम सिंपली उस कमोडिटी को ले लेते हैं। बट गोल्ड के जो बुलियन है वो सब जगह पे सेम होंगे, सब उसकी क्वालिटी सेम होगी, बट जो गोल्ड का जो ज्वेलरी हम बना देते हैं तो उसका डिज़ाइन अलग होगा, तो लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, इस वजह से वो कमोडिटी में नहीं आता। कमोडिटी का एक और सिंपल मीनिंग ये भी है, ऐसी चीज़ जो सब जगह एक जैसा ही काम करेगी, राइट। जैसे शुगर का उन्होंने एग्जांपल दिया था, इंडिया में, थाईलैंड में, यूएस में, सब जगह वो मिठास लाने का ही काम करेगी, राइट। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे शुगर जो है वो कुछ दूसरा काम कर रही है, राइट। तो अगर शुगर से बनाई हुई खीर होगी तो हो सकता है इंडिया वाले लोग उसको एक्सेप्ट करें बट यूएस वाले लोग ना करें। दैट इज़ अ थिंग। तो शुगर इज़ द रॉ मटेरियल, सिमिलरली यहाँ पे गोल्ड बुलियन इज़ द रॉ मटेरियल बट गोल्ड ज्वेलरी इज़ नॉट द रॉ मटेरियल। Example, gold bar commodity. A 100-gram gold bar from one company is just as value as a 100-gram gold bar from another, assuming the purity is the same. Investor treat them as interchangeable, right? तो 100 ग्राम है गाइस, यहाँ पे भी बेचूंगा तो 100 ग्राम के हिसाब से जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो मिलेगा, दूसरे ज्वेलर के पास बेचूंगा तब भी मुझे गोल्ड बार का वही प्राइस मिलेगा। बट gold necklace, not a commodity. A gold necklace with interact floral pattern might be more desirable to someone just a plain gold chain. Even if both weight 50 grams, the design makes one necklace unique compared to other. यहाँ पे लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो दैट वाज द थिंग। इसलिए कहा जाता है कि कमोडिटी, गोल्ड इज अ कमोडिटी, गोल्ड बुलियन इज अ कमोडिटी, बट गोल्ड ज्वेलरी इज नॉट द कमोडिटी, राइट। कमोडिटीज में भी हार्ड और सॉफ्ट, ओके। हार्ड कमोडिटी आर एसेंशियली नेचुरल, देख हार्ड और सॉफ्ट बोल रहे गाइस तो हार्ड का मतलब हमें लग रहा होगा, लेट्स अज्यूम कि मेटल्स की बात हो रही है, जैसे गोल्ड सिल्वर, सॉफ्ट की बात यानी क्रूड ऑयल हो गया, ऐसा कुछ। तो हार्ड commodities are essentially natural resources that are mined or extracted. This include all types of metals and crude oil. Soft commodity, on other hand, refers to commodity that are grown, that is agricultural products. Soft commodities include grains and pulses. Oh wow, very nice। तो ये लोग ये कहना चाह रहे हैं, हार्ड कमोडिटी जो वो होती है जो माइन करके निकाली जाती है, और सॉफ्ट कमोडिटी वो होती है जो कि उगाई जाती है। हाँ सच में गाइस। EXPLAIN, explain in layman language. The commodity can be divided into two types, okay। कौन कौन से types है, hard commodities है and soft commodity, depending upon how they are produced। hard commodities क्या होते हैं guys? These are natural resources that comes from the earth and need to be mined or extracted। ये अर्थ के अंदर से निकलते हैं, इनको खोद करके निकाला जाता है। दे इंक्लूड मटेरियल्स लाइक मेटल। ओह, हमें तो लग रहा था ऑयल एंड गैस सॉफ्ट है, बट नहीं, वो भी हार्ड में ही आता है गाइस, हार्ड कमोडिटी है। मतलब सिंपल गाइस ये याद रखना, जो भी चीज़ खोद करके निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है, दैट कम्स अंडर हार्ड कमोडिटी। जैसे मेटल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ऑयल एंड गैस भी वही है। थिंक ऑफ हार्ड कमोडिटी एज थिंग्स वी डिग आउट
on the ground or pumped on from beneath the earth that are called hard commodities. Soft commodities में क्या होता है guys? These are things that are grown on farms. This include agricultural product जो भी फार्म में उगाई जाती है उसे हम सॉफ्ट कमोडिटी कहते हैं, जैसे ग्रेन्स हो गया, चावल, आटा, सॉरी आटा तो उगाते नहीं, गेहूँ, मक्का, fruit and vegetable, livestock product produce, livestock products like livestock का मतलब क्या होता है गाइस? जानवर जो होते हैं ना जिनको हम पालते हैं, जिनसे हमें लाइक सपोज गाय लोग पालते हैं, उससे दूध वगैरह मिलता है, राइट? तो इस क्या होता है लाइक मीट, मिल्क, ये लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स भी सॉफ्ट कमोडिटी है। पल्सेस लाइक लेंटिल्स, चिकपीस, ये भी अपने सॉफ्ट कमोडिटी। गाइस लेंटिल्स क्या होता है? मैंने बहुत बार सुना है लेंटिल्स के बारे में, बट मैंने कभी देखा नहीं है। चलो अभी लाइव देख भी लेते हैं कि लेंटिल्स और चिकपीस क्या होते हैं। लेंटिल्स एंड चिकपीस देखते हैं, मुझे दोनों की इमेज देखना है, तो एक एक करके देख लेते हैं फिर गाइस, राइट? लेंटिल्स किसे कहते हैं? अच्छा ये तो मसूर की दाल है, ऐसे मसूर की दाल कहते हैं गाइस, इससे खुजली भी काफ़ी चलती है। चलो ये लेंटिल्स हो गया, ये देख लिया मैंने। चिकपीस क्या होता है जरा एक बार वो देख लिया जाएगा इस, बट हाँ ये लेंटिल्स में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा है ऐसा शो कर रहा है यहाँ पे। चिकपीस, चिकपीस ओ भाई साहब, छोला है ये तो, देखने में छोला लग रहा है। चिकपीस एंड चना आर द सेम? नो, अलग अलग होते हैं। देसी, हिंदी इट इज कॉल्ड देसी चना, नेटिव और काला चना, ब्लैक चिकपी। अच्छा, और उसको आसामी एंड बंगाली में कहते हैं भूट और छोला भूट। ओके, ठीक है समझ गए। छोले को चिकपीस कहते हैं, ओके। लेंटिल्स मतलब मसूर की दाल। चलो नया कुछ सीखने मिला गाइस, मज़ा आ गया। Soft commodity depend on farming or and seasons, while hard commodity rely on mining and drilling. Example: gold, a hard commodity is extracted by mining. Wheat, a soft commodity, is grown on fields. Super, बहुत layman terms में clear हो गया। Commodities are largely traded go, commodities are largely traded goods that are meant for use in production of goods or for consumption. Since inflation and prices of commodity are directly related, investing in commodity can help people protect and can help protect real value of investment. However, most of the commodities involve huge storage cost, are thus not suitable investment. Having said that, there are certain avenues available for investing in commodities. चलो गाइस यहाँ तक अपन कर लेते हैं, वापस इसको चैट जीपीटी पे डाल के समझ लेते हैं उसको इजी टर्म्स पे। सो ये हमने पेस्ट कर दिया चीज़ों को यहाँ पर। चलिए, तो गाइस मज़ा आ गया। और आज हमने क्या क्या सीखा अगर हम देखें तो कमोडिटीज़ के पार्ट में, कमोडिटीज़ में हमने जाना कि वो होमोजीनियस होते हैं, ओके। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, जिस काम के लिए वो चाहिए, अगर अनटिल अनलेस वो चीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं तो कौन उसको प्रोड्यूस कर रहा है मैटर नहीं करता है। ओके, होमोजीनियस होते हैं वो। हमने सीखा कि गोल्ड ज्वेलरी जो है वो कमोडिटी नहीं है, बट गोल्ड के जो बुलियंस होते हैं वो कमोडिटी के अंदर आते हैं। कमोडिटी के दो टाइप होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट कमोडिटी। हार्ड कमोडिटी वो होती है जो भी माइनिंग या एक्सट्रैक्ट करके निकाली जाती है, वो जैसे कि मेटल्स और क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया। सॉफ्ट कमोडिटी वो होती है जो कि फार्म पे उगाई जाती है। चलिए लास्ट का भी हमारा आ चुका है। कमोडिटीज़ आर बेसिक गुड्स दैट आर मोस्टली यूज टू मेक अदर प्रोडक्ट्स और फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, राइट? जैसे कि डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो ऐसे जो सॉफ्ट कमोडिटी है, एग्जांपल फ्रूट्स हमने उगाया, राइट? सॉफ्ट कमोडिटी की चीज़ है, वो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए भी हो सकती है, या तो फ्रूट से हम जूस बना सकते हैं और उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो इनडायरेक्ट चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? यूज टू मेक अदर प्रोडक्ट्स और फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। दिस प्राइजेस आर क्लोजली टाइड टू इन्फ्लेशन, ओके। ये ना इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है। व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस द प्राइजेस ऑफ कमोडिटी आल्सो गोज अप। सिंपल गाइस, हम इन्फ्लेशन कब कहते हैं? जब चीज़ों के दाम बढ़ते जाते हैं। तो सपोज सॉफ्ट कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, राइट? मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। या तो अगर इसका हम वाइस वर्सा भी इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा तो सॉफ्ट कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे, राइट? दिस मीन्स इन्वेस्टिंग इन कमोडिटी कैन हेल्प पीपल प्रोटेक्ट द रियल वैल्यू ऑफ योर मनी
एज दिस यूजुअली कीप्स पेस विद इन्फ्लेशन। ओके, तो मतलब ये कमोडिटी जो है ना, ये इन्फ्लेशन के साथ काफ़ी हद तक रिलेटेड है, तो इसमें इन्वेस्ट करने से हमारा जो रियल वैल्यू है पैसे का, वो कम नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल, आज मैं 100 रुपये कबर्ड में डाल के बंद कर दूंगा, तो सपोज़ आज मैं 100 रुपये में जो चीज़ खरीद रहा हूँ ना, आने वाले 5 साल बाद वही 100 रुपये की चीज़ मुझे 200 की मिलेगी। बट जब मैं 5 साल के बाद कवर निकालूंगा, राइट, तो 100 रुपये है, तो मैं 100 रुपये में वो चीज़ को खरीद पाऊंगा क्या जो 200 की हो गई? नहीं। दैट इज़ अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं वही सेम चीज़ 100 रुपये वाली किसी कमोडिटी में इन्वेस्ट करूँ, तो कमोडिटी भी एक्सपेंसिव होगी, तो हो सकता है उस कमोडिटी को सेल करके जो पैसा है उससे जो मुझे खरीदना है वो खरीद लूँ, राइट। सिंपल मीनिंग ये है कि कमोडिटी जो है इन्फ्लेशन के साथ रिलेटेड है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है जाता है वैसे कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ते जाते हैं। ओके, however, this downside, many commodities like wheat, crude, however, there's a downside. क्या डाउनसाइड है? मैनी कमोडिटीज लाइक वीट, क्रूड ऑयल एंड मेटल नीड स्पेशल स्टोरेज। हाँ गाइस, जैसे क्रूड ऑयल मुझे स्टोर करना है, राइट, तो मैं एक बॉटल में नहीं कर सकता। बॉटल में चलो पर्सनल नीड के लिए कर लूँगा इंडिविजुअल लेवल पे, बट अगर सपोज बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है तो उसको स्टोर करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। जो गोदाम होते हैं ग्रेन को स्टोर करने के लिए, वो बहुत बड़े होते हैं, तो स्टोरेज का प्रॉब्लम आता है। लार्ज वेयरहाउस टैंक्स और सिलोस। तो टैंक्स तो सुना था, ये सिलोस क्या होता है? चलो ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या सिलोस डाला? Silos are structure used to store bulk material in a variety of things including agricultural industry. The silos की तो images, अच्छा ये silos होते हैं, ओ भाई साहब, वाह, नाइस। Silos, which can be very expensive, this make them tricky to store and less convenient as a direct investment. So example, why invest in commodity? Suppose inflation is causing a cost of everything to rise. If you have invested in gold, its value like increase to helping you preserve your purchasing power. Why are commodities tricky to invest in? If you buy wheat, you need a place to store it. Keeping it safe, fresh, and in large quantity would be costly, which make it impartial long-term investment for much people. Exactly. Because of these challenges, many people invest in commodities indirectly, like through commodity-based ETFs or futures, instead of buying and storing the physical gold. Great. तो गाइज़ ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई है कमोडिटीज़ एक्चुअली में होता क्या है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखी है हमें कि इन्हें स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमें उन्हें स्टोर या तो ओन नहीं करना पड़ेगा, बट हम फिर भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन हम यहाँ पे देखते हैं। हम प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर आर viewed as an investment that can help preserve real value of money. Unlike many other commodities, they have short life. This precious metal have very long life. Like जो सॉफ्ट कमोडिटी उनकी लाइफ कैसी होती है? शॉर्ट होती है, बट उनके कंपैरेटिवली जो प्रीशियस मेटल है उनकी लाइफ बहुत बड़ी होती है। Further, storage cost of this metal is very small compared to their values. This characteristics makes precious metal a viable investment option. इस प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट करने से आपका स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। चलो कैसे, मैं बताता हूँ। अम, एक जो 10 ग्राम गोल्ड है, ठीक है, जिसे हम 1 तोला कहते हैं, वो अभी चल रहा है 74,000 का। ओके, सेम टाइम पे गाइस, सेम टाइम पे 74,000 अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो मुझे इतना सारा गेहूँ चावल मिल जाएगा, राइट। तो मुझे उसको स्टोर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सिमिलरली 1 तोले का गोल्ड का साइज़ कितना होगा गाइस? एक छोटा सा बिस्किट के बराबर, राइट। तो देख रहे हो एक छोटे से बिस्किट और कहाँ पूरा गोदाम भर के चावल। तो एक तरीका है जिससे आप कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको स्टोरेज कॉस्ट भी कम आएगा। कमोडिटी बेस्ड ETF में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गाइस। कमोडिटी ETF is an exchange traded fund that invests the pooled investment in a range of physical commodity. Investors can invest in commodity ETF by buying the unit of the fund. The value of the unit largely move in line with the net asset value of the fund, which in turn move in line with the commodity prices. Since the storage is handled by the fund, the investor do not have any storage obligation. एज ETFs हमने लास्ट टाइम सीखा था। तो अगर आपको स्टोरेज का ही प्रॉब्लम है, ओके, और हमें हैंड इसका हासिल भी नहीं चाहिए उसे फिजिकली ओन करने, जैसे गोल्ड अगर मैं फिजिकली ओन करूँ तो रिस्क है कि चोरी हो जाएगा या खो जाएगा, राइट। तो मैं कमोडिटी ETF में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली गोल्ड की ETF में इन्वेस्ट करूँगा, इनडायरेक्टली मेरा पैसा गोल्ड में ही जा रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कैसे हो रहा है? जैसे जैसे गोल्ड का मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, उसी तरीके से मेरा गोल्ड ETF का प्राइस भी बढ़ेगा, तो मुझे स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, और फिर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ऑल्दो कमोडिटी ETF कैन बी क्रिएटेड फॉर एनी सेट ऑफ कमोडिटी, गोल्ड ETF आर मोस्ट कॉमन कमोडिटी ETF produced as they are easily to store or manage for the fund.
बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे लोग कहना चाह रहे हैं कम ईटीएफ जो है, कमोडिटी ईटीएफ, वो किसी भी कमोडिटी के लिए बनाया जा सकता है। आप अगर सर्च करोगे तो कम आपको सिल्वर ईटीएफ भी मिल जाएंगे, गोल्ड ईटीएफ भी मिल जाएंगे। ओके। और भी काफ़ी सारे ईटीएफ आपको मिल जाएंगे जो कमोडिटी से रिलेटेड है। तो वैसा ये कहना चाहते हैं। मैनेज्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, चलो गाइस एक बार ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। फ्यूचर इसका मैं चैट जीपीटी की मदद से भी बताऊंगा गाइस, बिकॉज ये काफ़ी न्यू चीज़ है, मज़ा आएगा आपको भी सीखने में। Future contract is a contract to buy or sell an asset at specified future date at a specific price. Okay. Since the price of the contract is predetermined, the buyer of the contract tend to gain if the prices of the product increases in future. The reverse is also true. Thus, an investor can gain out of prices without buying the product. Guys, ये futures है, आपने derivatives पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम सीखेंगे। तो derivatives का ही एक पार्ट है। ओके, क्या है वो हम समझते हैं। ओ, चलो ठीक है। मैंने एक्सप्लेन ही लेमन लैंग्वेज डाला ही नहीं, बस वो टाइप कर दिया, तो तभी शुरू हो गया चैट जीपीटी। थैंक यू सो मच चैट जीपीटी भैया, आपने तो मेरा बहुत टाइम बचा लिया। चलो लेट्स रीड। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल समथिंग एट अ सेट प्राइस इन अ स्पेसिफाइड डेट in the future. The actual product does not have to change hands right away. It is just a deal for the future. गाइज ये चलो डेरिवेटिव का एक पार्ट है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ फ्यूचर्स क्या होता है। चलो मान करके चलते हैं, मैं किसान हूँ, ठीक है। मैंने ना गेहूं की खेती कर दी है। ओके। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जो गेहूं है, ओके, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। देयर कुड बी मल्टीपल रीज़न कि हो सकता है कि और ज़्यादा कहीं से गेहूं मार्केट में आ जाए, और जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है तो उनके प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो एज अ फार्मर मुझे टेंशन है कि कहीं गेहूं के प्राइसेस कम ना हो जाए। अगर गेहूं के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो गाइस एनी विच वेज मेरी जो मेहनत है, जो मैंने गेहूं इतनी मेहनत से उगाए हैं, मुझे वो कम प्राइस पे सेल करना पड़ेगा, एंड आई डोंट वांट दैट। और सिमिलरली एक और ना मार्केट में, एक जैसे बोलते हैं ना होलसेल मार्केट होती है इनकी, वहाँ पे एक दुकानदार है, उसे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे गेहूं के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके। तो उसे ये नहीं चाहिए, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे गेहूं के प्राइस, वो महंगे में खरीदेगा और मार्केट में महंगे में बेचेगा, उसमें उसका मार्जिन इम्पैक्ट हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, ये दोनों आपस में मिल गए, कौन, फार्मर और ये दुकानदार। और ये दोनों ने क्या किया गाइस, ये दोनों ने अपने, बोलते हैं ना, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें उन्होंने ये बात बताई, देखो अभी तो मैं गेहूं की खेती कर रहा हूँ, 6 महीने के बाद मेरे गेहूं आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी से प्राइस डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं आपको 40 रुपीज़ पर केजी में आपको मैं गेहूँ सेल करूँगा। और बिकॉज उसे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे गेहूँ के प्राइस हो सकते हैं 30 या 25 हो जाए, तो इसलिए वो 40 पे सेव कर रहा है इस डील को, कौन, फार्मर। और सेम टाइम पे इसको लग रहा है दुकानदार को कि आने वाले टाइम पे गेहूँ के प्राइस 60-70 तक जा सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये भी 40 में डील सेट कर रहा है कि उसको ज़्यादा एक्सपेंसिव में पे ना करना पड़े। दिस इज़ कॉल्ड एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन शॉर्ट गाइस। एक को अपना रिस्क मिनिमाइज करना है, और दोनों यहाँ पे अपना रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं। एक को पैसा बचाना है अपना, और एक को एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं है। दैट इज़ अ थिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल समथिंग एट सेट प्राइस इन अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर। राइट। तो ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक डील करते हैं कि हम खरीदेंगे या बेचेंगे। जैसे फार्मर क्या कर रहा है, बेच रहा है, और दुकानदार क्या कर रहा है, खरीद रहा है समथिंग। समथिंग क्या है, हमारे केस में क्या था, राइस था, ओके, या वीट था। एट अ सेट प्राइस क्या था, 40 रुपीज़, ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर, लाइक 6 महीने के बाद। ओके, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल गाइस। द एक्चुअल प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी चेंज हैंड राइट अवे। राइट अवे जैसे कि अभी मैं उसको ना ही गेहूँ दूंगा, ना ही वो मुझे पैसा देगा, राइट अवे कुछ नहीं हो रहा है। इट इज़ जस्ट अ डील फॉर द फ्यूचर, एक फ्यूचर की डील है। आई होप गाइस मैं बहुत सिंपल चीज़ तरीके से इसको आगे लेकर के जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। Here's why it's useful. क्यों वो यूजफुल है, अब ये देखते हैं। Here's why it's useful. If you think the price of something like gold, silver, or wheat will go up, you can lock it today. Lower price with a future contract. If the price does not rise, you can sell the contract at a profit without ever owning the actual product. Right? If the price does rise, you can sell the contract at a profit without ever owning the actual product. तो सेम चीज़ गाइज यहाँ पे आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि सपोज मान करके चलते हैं, कुछ हुआ ऐसे ही कि जब 6 महीने के बाद जब गेहूँ एक्चुअली में बेचने का टाइम आया, तो उस टाइम पे जो गेहूँ का प्राइस था वो
₹40 ना हो करके ₹30 हो गया, तो इसमें फार्मर ने तो अपना लॉस बचा लिया गाइस, राइट? तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ऐसा होगा, वन विल लूज एंड वन विल विन, एक तरीके के बेट के जैसा है। तो वैसा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द प्राइस डज राइज यू कैन सेल द प्रोडक्ट, सेल द कॉन्ट्रैक्ट एट अ प्रॉफिट विदाउट एवर ओनिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे किसी को भी एक्चुअली में ओन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो जो हमारा प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था? स्पेस का गाइस, स्टोरेज, वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये हाउ इट वर्क कर रहा है ये भी देख लेते हैं। लेट्स से you believe the price of gold currently 1800 per ounce, which increase in the next 3 months. You buy a future contract today to buy a gold at 18,000 1800 in $1,800 in next 3 months. If the price of gold rises 2000 after $2,000 after 3 months, you can sell the contract to someone else for a profit of 200 per ounce without ever physically buying the gold. Simple यार guys, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। What if the price drops? If the price of gold falls to 1,700, you would face a loss because you would stuck with a contract to buy 1,800, which is now higher than the market price. Future lets investor benefit from changes without dealing with the hustle of owning or storing the actual commodity. Right? ये कहना चाह रहे हैं। Managed future contract refers to a portfolio of futures contract that are actively managed by professionals. Instead of buying the actual underlying asset, the investment manager takes position in the future contract. Investor can thus invest in commodities through managed future contracts. Okay, चलो ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम चैट जीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। A managed future contract is like hiring a professional, a managed future contract। हम जो पढ़ रहे गाइस वो managed future contract तो हमने समझा, अब हम managed future contract क्या होता है वो समझते हैं। Managed future contract is like hiring a professional team to handle investment in futures contract for you. Instead of you figuring out which future contract to buy or sell, expert actively manage a portfolio of this contract on your behalf. The key idea is that instead of owning the actual product like gold, silver, wheat, the professional invest in future contract agreement to buy or sell this product at a set price in the future. Their goal is to make a profit by predicting how the prices will move. Example, चलो guys, example है समझ लेते हैं। Imagine you want to invest in commodity but don't know much about the market. Okay, you give your money to a managed futures fund where expert handle it. They might buy a gold futures contract because they believe gold prices will rise, or sell in oil futures contract because they expect oil futures to drop. If the prediction are correct, you will earn a profit from these trading decisions. Benefit: you can invest in commodity without directly buying it or storing them. Professional managers use their expertise to try to maximize returns for you. Drawback: this fund usually charge management fees, and there is still some risk if the market does not move as expected. सिंपल गाइस, सो दिस इज मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो हमने सीखा। मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सिर्फ आपके बिहाफ में प्रोफेशनल इस चीज़ को मैनेज करेगा। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वेयर हाउस रिसिट्स क्या होते हैं और आगे की चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा गाइस, हमने कमोडिटीज़ के बारे में सीखा। कमोडिटी एक्चुअली में होता क्या है, सॉफ्ट कमोडिटी क्या होती है, हार्ड कमोडिटी क्या होती है, राइट? फिर एक प्रॉब्लम आ रही है जिसको हम कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट या मैनेजमेंट कॉस्ट। तो वो बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये असेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रीशियस मेटल हो गया, कमोडिटी ईटीएफ हो गया, मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया। तो इसमें हमने इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 चीज़ हमने आज सीखी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें कवर करेंगे और मेरा प्रॉमिस है गाइस कि बहुत लेमन लैंग्वेज में करेंगे। आई होप ये जो चीज़ें आज हमने सीखी वो आपको समझ में आई होंगे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम गाइस। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।